अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल नावल मेरी दुआ हो तुम देख लेना। तुम दोनों इस बार ईद पर मैं इस हवेली के सबसे खड़ूस और सड़ियल इंसान से इतनी भारी ईदी वसूल करूँगी कि तुम दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था और हवेली के कुशादा लॉन में दोपहर के वक्त कज़न्स की महफिल सजी हुई थी, जहाँ घर की सबसे कम उम्र और चुलबुली और बेहद हसीन लाडली अलीज़े पूरे जोशो खरोश से दावा कर रही थी। इसकी इस दीवानगी और मासूमियत पर फ़हद और हिरा के बेसाख्ता कह छूट गए। अलीज़े बीबी ज़रा होश के नाखुन लो, वो अरसलान भाई हैं, कोई आम इंसान नहीं जिनसे तुम इतनी आसानी से ईदी निकलवा लोगी। इनके तो माथे पर हर वक्त 12 बजे रहते हैं, ज़रा सी बात पर तो वो भड़क जाते हैं और तुम इनसे भारी ईदी की तवक्का कर रही हो। मैं तो कहता हूँ तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल ही दो। फ़हद ने हंसते हुए उसे छेड़ा। फ़हद बिल्कुल ठीक कह रहा है अलीज़े, तुम कुछ ज़्यादा ही ऊँचे ख्वाब देख रही हो। अरसलान भाई तो किसी को सीधे मुँह सलाम का जवाब तक नहीं देते और तुम इनकी जेब ठीरी करवाने चली हो। अभी भी वक्त है, सोच लो, मुफ्त में डांट पड़ जाएगी और ईद का सारा मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। हिरा ने भी फ़हद की हाँ में हाँ मिलाई। अरे वो कहते हैं ना, सोची प्यादे ते बंदा गया। आखिर को मैं इस घर की सबसे लाडली हूँ और दादा जान की भी आँख का तारा हूँ। अगर उन्होंने मुझे ईदी ना दी तो मैं दादा जान से इनकी शिकायत लगा दूँगी और फिर दादा जान इनकी अच्छी खासी क्लास लेंगे। अलीज़े ने हवा में हाथ लहराते हुए पूरे यकीन से कहा। अलीज़े के वालिदैन इसके बचपन में ही एक हादसे में वफ़ात पा गए थे, जिसके बाद दादा जान और उसके ताया ताई यानी अरसलान के वालिदैन ने उसे इतने लाड प्यार से पाला था कि उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं हुई थी और वो पूरे घर की जान थी। दूर पौधों के ओट में खड़ा अरसलान इनकी ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था और इसके सख्त और रूखे चेहरे पर एक इंतहाई दिलकश और गहरी मुस्कुराहट उभरी। वो जानता था कि ये शरारती और बेबाक लड़की दरअसल इसकी मंगेतर है, जिसका फ़ैसला दादा जान ने बरसों पहले जब इसके वालिदैन भी हयात थे तब ही कर दिया था। लेकिन अलीज़े इस अहम तरीन बात से बिल्कुल बेखबर थी और शायद इसीलिए वो अरसलान से इतनी बेतकल्लुफ़ी से उलझती रहती थी। अरसलान हाल ही में लंदन से आला तालीम मुकम्मल करके लौटा था और ख़ानदानी कारोबार के साथ साथ घर का सारा निज़ाम भी इसी के मजबूत हाथों में था, जिसकी वजह से इसके मिजाज में एक कुदरती रौब और सख्ती आ गई थी। वो हवेली का सबसे बावकार और बाख्तियार शख्स था, जिसके एक इशारे पर घर के सारे काम होते थे। मगर इसके इस सख्त खोल के अंदर एक ऐसा दिल धड़कता था जो सिर्फ़ और सिर्फ अलीज़े के लिए धड़कता था। वो अपनी इसी चुलबुली कज़न को बेपनाह चाहने लगा था, मगर अपनी अना और रौब की वजह से कभी इसके सामने अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाया था। हवेली का माहौल एक रिवायती मगर पढ़ी लिखी और सुलझी हुई पंजाबी फैमिली का था, जहाँ उर्दू के साथ साथ हल्की फुल्की पंजाबी ज़बान की चाशनी भी मौजूद रहती थी। ख़ास तौर पर अलीज़े की फुप्पो, जो कि हिरा और फ़हद की अम्मी थी, वो गुस्से या लाड में खालिस पंजाबी के टोटके इस्तेमाल करती थी, जिससे पूरे घर में कहके बिगड़ जाते थे। वे कुड़ियों ते मुंडियों केड़ी गल्लां हो रहियां नी, इत्थे मैनू भी ते दस दो। पुप्पो ने लॉन में आते ही अपने मखसूस अंदाज में पूछा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ नहीं पुप्पो, बस अलीज़े कह रही है कि वो इस बार अरसलान भाई से सबसे ज़्यादा ईदी लेगी और हम उसे समझा रहे हैं कि ये नामुमकिन है। फ़हद ने फ़ौरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाय नी कुड़िए, तू ते ओनू जानदी है, ओ ते पूरा अंग्रेज़ बन के आया है लंदन। तू ओदे कोलों पैसे कढवाना कोई सूखा काम नहीं। ओ ते तेरे दादा नू भी पाई दा हिसाब देंदा है ते तू केड़ी खेत दी मोली है। पुप्पो ने हंसते हुए अलीज़े के गाल खींचे, जिस पर अलीज़े ने मुंह बसूरा। पुप्पो, आप भी इन दोनों की साइड ले रही हैं। पुप्पो के फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही थी और वो किचन की तरफ जाने लगी। इसी दौरान हवेली के लॉन में साद दाखिल हुआ, जो अरसलान के दूसरे चचा का बेटा था और कुछ अर्सा पहले ही हवेली में रहने आया था। वो हवेली में सबका बहुत ही प्यारा और हमदर्द कज़न था। इसके हाथ में एक खूबसूरत सा चॉकलेट्स का बॉक्स था, जिसे देखते ही अलीज़े की आंखों में चमक आ गई। ये लो हवेली की सबसे प्यारी और क्यूट लड़की के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। साद ने मुस्कुराते हुए वो बॉक्स अलीज़े की तरफ बढ़ाया। हाय अल्लाह साद, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें याद था कि मुझे ये वाली चॉकलेट्स पसंद है। अलीज़े ने खुशी से बॉक्स पकड़ते हुए कहा। वाह भाई वाह साद भाई, हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं लाए और अलीज़े के लिए इतनी महंगी चॉकलेट्स की तो सरासर नाइंसाफ़ी है। फ़हद ने मजदूरी गुस्से से साद को छेड़ा। अरे ये तो बस मुझे रास्ते में नज़र आ गई तो मैंने अलीज़े के लिए ले ली, क्योंकि कल वो इनका जिक्र कर रही थी। साद ने बड़ी मासूमियत और सफाई से जवाब दिया और अलीज़े के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठकर इससे हंसी मजाक करने लगा। पौधों की ओर में खड़े अरसलान की मुठियाँ साद को अलीज़े के इतने करीब देखकर और चॉकलेट सेककर गुस्से और जलन से भीज गई। उसे साद का ये अंदाज़ और अलीज़े का इसके साथ बेतकल्लुफ़ होना जहर लगता था।
इससे मज़ीद बर्दाश्त न हुआ और वो लंबे लंबे डग भरता हुआ इनके पास आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? रोज़े की हालत में तुम सबको कोई और काम नहीं है सिवाय यहाँ बैठकर कह लगाने के? अरसलान की भारी और सर्द आवाज़ सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया और हंसी मजाक का माहौल एकदम संजीदगी में बदल गया। कुछ नहीं अरसलान भाई, आ जाएं, आप भी बैठे। फहद ने फ़ौरन से कहा। साथ तुमने वो फाइल्स चेक कर ली हैं जो मैंने तुम्हें सुबह दी थी? अरसलान ने साथ को घूरते हुए इंतहाई सख्त लहजे में पूछा, जैसे उसे नज़रों ही नज़रों में वार्निंग दे रहा हो। जी अरसलान भाई, मैं बस अभी जाकर इन्हें मुकम्मल करता हूँ, साद ने घबराकर नरमी से कहा और वहाँ से उठकर चला गया। और तुम सब सारा दिन बस यहाँ बैठकर फजूल बातें करते रहते हो। जाओ जाकर अफ्तारी की तैयारी में मदद करो, घर में और भी बहुत से काम हैं, अरसलान ने सबको डांटते हुए कहा। जिस पर अलीज़े ने गुस्से से उसे घूरा और पाँव पटकती हुई चॉकलेट्स का बॉक्स लेकर अंदर चली गई, जबकि अरसलान की नज़रें देर तक इसके नाजुक वजूद का पीछा करती रहीं। अफ्तार से कुछ देर पहले अलीज़े ने सोचा कि क्यों ना अरसलान से थोड़ी दोस्ती की जाए ताकि ईदी वाले प्लान की राह हमवार हो सके और दोपहर वाले गुस्से का अजाला भी हो जाए। वो जानती थी कि अरसलान को खाने पीने का बहुत शौक़ है, इसलिए इसने लाउंज का रुख किया, जहां अरसलान सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ इंतहाई अहम काम कर रहा था और इसके इर्द गिर्द बहुत सी अहम फाइल्स बिखरी हुई थी। अरसलान भाई, आप अफ्तारी में क्या खाएंगे? मैं सोच रही थी कि आज आपकी पसंद की कोई ख़ास डिश बनाऊँ। आखिर आप सारा दिन काम करके इतना थक जाते हैं तो आपका इतना हक तो बनता है। अलीज़े ने अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत सजाते हुए इंतहाई मीठी और दोस्ताना आवाज़ में पूछा और इसके बिल्कुल करीब मेज़ के किनारे पर आकर खड़ी हो गई। अरसलान ने लैपटॉप से नज़रें हटाकर इसके मासूम और दिलकश चेहरे को देखा तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि ये सब किसके लिए हो रहा है, मगर इसने अपने चेहरे पर सख्त तासुरात ही बरकरार रखे और उसे छेड़ने के मूड में आ गया। अच्छा, तो तुम आज मेरी पसंद की डिश बनाओगी? वैसे तुम्हें बनाना क्या आता है जो मुझसे पूछने आ गई हो? खैर, अगर इतनी ही ज़िद कर रही हो तो मुझे अफ्तारी में कीमा भरे करेले खाने हैं, जाओ जाकर बना लो। अरसलान ने एक भौं चौंकाकर इंतहाई संजीदगी से कहा। कीमा भरे करेले? अलीज़े की आंखों में हैरत उमड़ आई। मुझे इतना मुश्किल खाना बनाना नहीं आता और रोज़े की हालत में इतनी गर्मी में किचन में मुझसे ये सब नहीं होगा, इसने मुँह बसोड़ते हुए कहा। तो फिर मुझसे पूछने ही क्यों आई थी कि क्या बनाना है? जब कुछ बनाना नहीं आता तो यहाँ खड़ी मेरा वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो? अरसलान ने रूखेपन से जवाब दिया और दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगा। अलीज़ा को इसके इस रूखे और तंज़िया अंदाज पर शदीद गुस्सा आया कि वो तो दोस्ती का हाथ बनाने आई थी और ये वड्डा आया सड़ियल इंसान। वो दिल में सोच कर रह गई, गुस्से से वापस जाने के लिए मुड़ने लगी। इसी जल्दबाजी में इसका पाँव मेज़ के पास पड़ी लैपटॉप की तार से उलझा और वो तवाज़न खोकर बुरी तरह पीछे की तरफ गिरने लगी। इसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, मगर ज़मीन पर गिरने से पहले ही अरसलान ने बिजली की सी तेज़ी से उठकर अपने मजबूत बाजू इसके कमर के गिर्द लपेट लिया और उसे अपने मजबूत हसार में थाम लिया। अरसलान की अचानक कुर्बत पर अलीज़े की दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। इसने घबराकर आंखें खोली तो अरसलान का चेहरा इसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। इन दोनों की नज़रें मिली और चंद लम्हों के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। मगर इसी तवाज़ुन बिगड़ने के दौरान अलीज़े का हाथ मेज़ पर रखी इन अहम फ़ाइलों से टकरा गया था, जिन्हें अरसलान सुबह से बड़ी मेहनत और तरतीब से सेट करके बैठा था, और वो सारी फ़ाइलें बेतरतीब होकर ज़मीन पर बिखर गईं। फ़ाइलों के गिरने की आवाज़ से अरसलान का सहर टूटा। इसने बिखरी फ़ाइलों को देखा और फिर एकदम से अलीज़े को सीधा खड़ा करके कदरे गुस्से से खुद से दूर किया। तुम कोई एक काम भी सीधे तरीके से नहीं कर सकती क्या? देखो, मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर दी। अब चुपचाप बैठकर ये सारी फ़ाइलें बिल्कुल वैसे ही तरतीब से रखो और फिर जाना यहाँ से। अरसलान ने हल्के गुस्से और खफगी से उसे हुक्म दिया। अलीज़े ने गुस्से और खफगी से उसे घूरा और फिर मुँह ही मुँह में उसे कोसती हुई ज़मीन पर बैठकर फ़ाइलें समेटने लगी। कितना खड़ूस इंसान है, एक तो मैं गिरने लगी थी और उसे अपनी फ़ाइलों की पड़ी है, वो दिल में बड़बड़ा रही थी। दूसरी तरफ अरसलान वापस सोफे पर बैठकर बज़ाहिर लैपटॉप देख रहा था, मगर दर हकीकत वो कन्नियों से अजीज़े को ही देख रहा था, जिसका गुस्से से सुर्ख होता चेहरा और बिखरी लटें उसे बेहद प्यारी लग रही थी। अलीज़े ने जल्दी फाइलें मेज़ पर रखी और रूहानी शक्ल बनाकर वहाँ से अपने लैब कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि उसे अरसलान का यूँ सख्ती से काम करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। साथ जो अरसलान से काम के हवाले से कोई बात करने के लिए आया था, इनके बीच की कुर्बत और तकरार देख चुका था। अलीज़े उसे नज़रअंदाज करती हुई वहाँ से गुजर गई थी और वो अंदर आता हुआ अरसलान की तरफ बढ़ गया। अफ्तार की मेज़ पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। अरसलान की नज़रें बार बार अलीज़े की खाली कुर्सी को ढूंढ रही थी और उसे अब एहसास हो रहा था कि
इसने ख्वा मख्वा सख्ती की, जबकि अलीज़े अपने कमरे में बैठी अरसलान से बदला लेने और उसे जलाने की तरकीबें सोच रही थी। अगली सुबह हवेली में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। अलीज़े का रात से मूड काफ़ी ख़राब था, इसलिए इसने सोचा था कि वो आज ज़रा अच्छे से तैयार होगी ताकि इसका अपना मूड भी बेहतर हो सके और अरसलान को भी एहसास हो कि इसने कल कितनी प्यारी लड़की की बेइज्जती की थी। इसने अभी अभी शावर लिया था और इसके काले गीले बाल कमर तक बिखरे हुए थे। इसने हल्के नीले रंग का एक बेहद खूबसूरत सूट पहना था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया था, जो इसकी बड़ी बड़ी आँखों और मासूमियत को मज़ीद नुमाया कर रहा था। वो जानबूझकर आज बहुत नफासत से तैयार हुई थी ताकि अपनी खूबसूरती का रोब जमा सके। वो अपने दुपट्टे को दुरुस्त करती हुई कमरे से बाहर निकली तो सामने ही राहदारी में साथ खड़ा था, जो उसे इस कदर हसीन और तरोताज़ा रूप में देखकर बेसाख्ता रुक गया। माशाल्लाह, ये रंग तो तुम पर बहुत ही जच रहा है। साद ने इसके करीब आते हुए खुले दिल से तारीफ़ की और इसकी नज़रों में एक वाज़ेह पसंदीदगी थी। थैंक यू साद, वैसे मैं रोज़ ही प्यारी लगती हूँ, बस तुमने आज गौर किया है। अलीज़े ने मुस्कुराते हुए अपने गीले बालों को झटका तो साद भी बेअख्तियार हंस पड़ा। मेरे एक दोस्त की बहन फैशन डिज़ाइनर है, इसने मुझे कुछ डिज़ाइंस भेजे हैं। मेरे तो किसी काम के नहीं हैं, आओ मैं तुम्हें कुछ नए और ज़बरदस्त डिज़ाइन सिखाता हूँ, मुझे यकीन है तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। साद ने अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हुए उसे लाउंज की तरफ चलने का इशारा किया। दोनों लाउंज के एक सोफ़े पर साथ साथ बैठ गए और साथ उसे मुख्तलिफ शलवार कमीज़ के डिज़ाइन दिखाने लगा। इसी दौरान अरसलान सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया तो इसकी नज़र सीधी इन दोनों पर पड़ी, जो एक ही मोबाइल पर सर जोड़े बैठे थे। अरसलान के चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हो गए और इसकी आंखों में शदीद गुस्सा और जलन उतर आई और इनके करीब ही रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और बाज़ाहिर अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गया, मगर इसकी पूरी तवज्जो इन दोनों पर थी। अलीज़े की नज़र अचानक अरसलान पर पड़ी तो इसने महसूस किया कि साथ के इससे बात करने पर अरसलान के चेहरे का रंग तेज़ी से बदल रहा है और वो अपने फ़ोन को सख्ती से पकड़े हुए है। ये देखकर अलीज़े के दिमाग की बत्ती जली और उसे फ़ौरन से समझ आ गया कि अरसलान दरअसल साथ के इसके करीब होने पर जायज़ हो रहा है। इस दरियाफ़्त ने अलीज़े को अंदर से एक अजीब सी खुशी और शरारत का मौका फराहम किया। अच्छा, तो खड़ूस इंसान को जलन हो रही है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे मज़ीद जलाती हूँ, अलीज़े ने दिल ही दिल में सोचा और फिर जानबूझकर साथ के मज़ीद करीब होकर मोबाइल स्क्रीन देखने लगी। वाओ साथ, ये वाला शलवार कमीज़ का डिज़ाइन कितना कमाल का है, तुम्हारी चॉइस तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है, मैं तो ईद पर बिल्कुल ऐसा ही सूट बनाऊंगी। अलीज़े ने साथ के कंधे की तरफ झुकते हुए ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा ताकि अरसलान अच्छी तरह सुन सके। अरसलान से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से से अपना फ़ोन मेज़ पर पटक कर वहाँ से उठकर जाने ही लगा था कि पप्पो लाउंज में आ गई। हाय नहीं कुड़िए, तू आज बड़ी सोहनी लग रही है, मैनू लगता है आज तू किसी को पागल करके ही छोड़ेगी, पप्पो ने अलीज़े के माथे पर प्यार करते हुए खालिस पंजाबी में कहा। तो अलीज़े ने मुस्कुराकर अरसलान की तरफ देखा जो गुस्से से दांत पीस रहा था। पप्पो अरसलान भाई को देखे, सुबह सुबह इनका मूड कितना ख़राब लगता है, इन्हें मेरी खुशी हज़म नहीं हो रही। अलीज़े ने जानबूझकर अरसलान को छेड़ा। ओनू छड़ तू ओता ते कामी हर वेले सड़ना है, तू मैंने 10 एक केड़े डिज़ाइन देखे जा रहे हैं नहीं, पप्पो ने साथ के मोबाइल में झांकते हुए कहा और अरसलान मज़ीद गुस्से में लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ लाउंज से बाहर निकल गया। साथ ये सब देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि इसका रास्ता साफ़ हो रहा है, मगर इसने अपने चेहरे पर वही मासूमियत से जाए रखी। दोपहर का वक्त हो चुका था और हवेली की राहदारियों में कदरे खामोशी छाई हुई थी। अलीज़े किचन से पानी पीकर खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ जा रही थी और दिल ही दिल में अरसलान के गुस्से वाले चेहरे को याद करके मुस्कुरा रही थी कि अचानक राहदारी के मोड़ पर एक मजबूत हाथ ने इसका नाजुक बाजू पकड़ा और एक ही झटके से उसे खींचकर दीवार के साथ लगा दिया। अलीज़े ने हैरत से देखा तो सामने अरसलान खड़ा था, जिसका चेहरा इसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और इसकी गर्म सांसें अलीज़े के चेहरे से टकरा रही थी। अरसलान की आंखों में एक अजीब सी वहशत, दीवानगी और शदीद गुस्सा तैर रहा था, जिसने अलीज़े की सारी शरारत को एक लम्हे में हवा कर दिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सब करने की क्या वजह है? छोड़े मुझे, अलीज़े ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से और घबराहट से कहा। अरसलान ने इसकी बात सुनकर गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर दी और अपना दूसरा हाथ अलीज़े के सर के पास दीवार पर टिकाते हुए उसे मुकम्मल तौर पर अपने मजबूत हसार में कैद कर लिया। ओह, तो तुम्हें वजह भी नहीं पता, अरसलान ने अपने दांत पीसते हुए इंतहाई सर्द और ख़तरनाक लहजे में कहा। तो ये जो तुम सुबह से साथ के साथ बत्तीसियाँ निकाल रही हो और डिज़ाइन देखने के बहाने इसके साथ इतनी फ्री हो रही हो, इसका क्या मतलब है? अरसलान भाई, वो मेरा कज़न है, मैं इससे बात करूं या हंसूं, आपको इससे क्या मसला है? आप होते कौन हैं मुझसे रोकने वाले? मैं जो चाहूँगी करूँगी,
अलीज़े ने भी आंखों में आंखें डालकर उसे तुर्की व तुर्की जवाब दिया। हालांकि अंदर से वो अरसलान के शदीद गुस्से और अचानक कुर्बत से बुरी तरह काँप रही थी। मैं कौन होता हूँ? अरसलान ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा और अपना चेहरा अलीज़े के कान के बिल्कुल करीब ले गया। मैं वो हूँ जिसकी मर्ज़ी के बगैर तुम इस हवेली में सांस भी नहीं ले सकती। अलीज़ा, और कान खोल कर सुन लो, साथ के साथ ये जो तुम हंसी मजाक कर रही हो और उसे अपने करीब आने का मौका दे रही हो, ये आज के बाद नहीं होना चाहिए। आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। अलीज़ा ने रूहान सी आवाज़ में कहा। मैं हुक्म नहीं चला रहा अलीज़े, मैं तुम्हें तुम्हारी हद बता रहा हूँ और तुम्हारी हद सिर्फ़ और सिर्फ मुझ तक है। अरसलान ने इसकी आंखों में गहराई से देखते हुए एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा किया। अरसलान के इन शदीद जज्बाती अल्फाज ने अलीज़े के दिल की धड़कनें रोक दी और अरसलान चंद लम्हे इसकी उलझी हुई आंखों में देखकर उसे वहीं छोड़कर चला गया। अलीज़े सुबह सवेरे अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर लॉन में देख रही थी और इसका दिल एक अनजानी सी मीठी धड़कन के साथ धड़क रहा था। अरसलान का वो दबा हुआ गुस्सा और इसका ये कहना कि तुम्हारी हद सिर्फ मुझ तक है, उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था कि आखिर इस खड़ूस और सख्त गिर इंसान के दिल में चल क्या रहा है। वो इसी कश्मकश और उलझन में मुब्तला थी कि नाश्ते का वक्त हो गया और वो तैयार होकर नीचे लाउंज में आ गई। नाश्ते की मेज़ पर आज काफ़ी रौनक थी और ताया अब्बा अपने मखसूस वक़ार के साथ चाय पीते हुए अखबार का मुताला कर रहे थे, जबकि ताई अम्मी सबकी प्लेटों में नाश्ता निकाल रही थी। फ़हद और हिरा में हस्ब मामूल किसी बात पर नोक झोंक चल रही थी, जिस पर ताई अम्मी ने मुस्कुराते हुए इन्हें टोका कि वे बच्चियों, तुसी सवेरे सवेरे ही शुरू हो जाते हो, आज ईद की शॉपिंग तो नहीं जाना? जी ताई अम्मी, हम तो तैयार हैं, बस अरसलान भाई का इंतज़ार है, फ़हद ने जल्दी से जवाब दिया। इसी दौरान अरसलान अपने मखसूस रौबदार अंदाज में सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया और एक नज़र अलीज़े पर डाली, जो नज़रें झुकाए खामोशी से स्लाइस पर जैम लगा रही थी। अरसलान बेटा, आज तुम इन सबको मॉल लेकर चले जाओ, ईद सर पर आ गई है और इनकी शॉपिंग अभी तक अधूरी है। ताया अब्बा ने अखबार तय करके मेज़ पर रखते हुए अरसलान को मुखातिब किया। जी बाबा, मैं इन्हें शाम को ले जाऊँगा। अरसलान ने सादतमंदी से सर हिलाया और अपनी चाय पीने लगा। अरे ताया अब्बा, मैं भी इन सब के साथ ही चला जाता हूँ, मेरी भी ईद की कुछ शॉपिंग बाकी है और फ़हद की मदद भी कर दूँगा। साद ने फ़ौरन बड़ी मासूमियत और चालाकी से अपनी शमूलियत पक्की कर ली। अरसलान के माथे पर बल पड़ गए और इसने एक सर्द निगाह साथ पर डाली, मगर अपने वालिद की मौजूदगी की वजह से वो कोई एतराज़ ना कर सका और खामोशी से नाश्ता करने लगा। शाम के वक्त जब सब मॉल पहुँचे तो वहाँ ईद की आमद की वजह से बेपनाह रश और गहमा गहमी थी। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़ों और रोशनियों की बहार थी। फ़हद और हिरा अपनी पसंद के ब्रांड्स की तरफ निकल गए, जबकि साहब ने एक बार फिर बड़ी खामोशी और चालाकी से अलीज़े के साथ चलना शुरू कर दिया। अलीज़े का दिल अभी तक अरसलान के इस अजीबोगरीब और रौबदार रवैये पर उलझा हुआ था, इसलिए इसके जहन में एक बार फिर शरारत जागी कि क्यों ना आज अरसलान के रवैये का मज़ीद इम्तिहान लिया जाए। इसे जानबूझकर साथ से हंस कर कपड़ों के रंगों पर मशवरे करने शुरू कर दिए ताकि अरसलान का रद्द-ए-अमल देख सके। अरसलान इन दोनों से चंद कदम पीछे चल रहा था और इसकी नज़रें सलसल साथ पर जमी हुई थी, जो किसी साए की तरह अलीज़े के साथ चिपका हुआ था और इसके हर इंतखा पर खूब बढ़ चढ़ कर तारीफ़ें कर रहा था। अलीज़े, ये गहरा नीला रंग तुम पर बहुत जचेगा, तुम इसे ट्राई करके देखो। साथ ने एक सूट की तरफ इशारा करते हुए बड़ी दिलकशी से कहा। हाँ साथ, तुम्हारी चॉइस वाकई बहुत अच्छी है, मैं यही वाला ले लेती हूँ। अलीज़े ने साथ की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा ताकि अरसलान अच्छी तरह सुन सके। अरसलान ये सब मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ और वो तेज़ कदमों से चलता हुआ इनके ऐन दरमियान आकर खड़ा हो गया। अगर कपड़े पसंद कर लिए हैं तो बिल काउंटर की तरफ चलो, मैं यहाँ सारा दिन तुम सबके पीछे पीछे घूमने के लिए नहीं आया, मुझे और भी काम है। अरसलान ने इंतहाई खरे और सख्त अंदाज में कहा और फिर साथ की तरफ मुड़कर सर्द लहजे में बोला, तुम्हें अपनी शॉपिंग नहीं करनी? अलीज़े ने मुंह बचोड़ते हुए अरसलान को देखा और पाँव पटकते हुए बिल काउंटर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अरसलान का ये आमराना अंदाज उसे हमेशा उलझन में डाल देता था। जबकि साथ ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ अरसलान की पीठ को घूरा और दिल में खुश हुआ कि अरसलान का गुस्सा अपने उरूज पर पहुँच रहा है। शॉपिंग ख़त्म करके जब सब मॉल से बाहर निकले तो रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और पार्किंग एरिया में रोशनी कदरे कम थी। अरसलान तेज़ी से चलता हुआ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि बाकी सभी हाथों में शॉपिंग बैग्स उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अलीज़े ने जैसे ही गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, साद ने अचानक तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और अलीज़े को सहारा देने के बहाने नहायत चालाकी से इसकी हाथ पकड़ लिया। ध्यान से अलीज़े,
साहब ने बड़ी हमदर्दी से कहा। अरसलान जो साइड मिरर से ये सारा मंजर देख रहा था, इसके दिमाग की रगें तन गई और वो किसी गैर मर्द का अपनी मंगेतर को यूँ छूना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और इनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये क्या बचपना है अलीज़े, तुम कोई छोटी बच्ची हो जिसे चलने के लिए हर वक्त किसी के सहारे और उंगली पकड़ने की ज़रूरत होती है। अरसलान ने गुस्से और खफगी से अलीज़े को डांटा और साथ तुम भी उसे यूँ ट्रीट कर रहे हो जैसे उसे चलना नहीं आता। ये कोई तरीका नहीं है बीच पार्किंग में यूँ रास्ता रोक कर खड़े होने का। जल्दी बैठो गाड़ी में। अरसलान ने अपनी जलन को डिसिप्लिन और गुस्से के लिबादे में छुपाते हुए साथ को भी आड़े हाथों लिया। साथ ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया और गड़बड़ाकर बोला, अरसलान भाई मैं तो बस उसे गिरने से बचा रहा था। तुम सबका यही मसला है कि हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें करते हो। चलो बैठो भी अब, अरसलान ने कतरे ऊंची आवाज़ में कहा और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। अलीज़े को अरसलान की इस बात पर शदीद गुस्सा आया और वो मुंह फुलाकर तेज़ी से गाड़ी में बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरसलान को हर वक्त उसे डांटने का बहाना क्यों चाहिए होता है। पूरे रास्ते गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। फहद और इरा भी हैरान थे कि आखिर अरसलान के अचानक से अरसलान भाई को क्या हुआ। कोई एक लफ्ज़ भी ना बोला, जबकि अरसलान बार बार बैठी मिरर से अलीज़े के उतरे हुए चेहरे को देख रहा था और अंदर ही अंदर से लग रहा था। हवेली पहुँचते ही सब खामोशी से सर झुकाए अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे, मगर अरसलान ने अलीज़े को लाउंज में ही रुकने का इशारा किया। अलीज़े का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो जानती थी कि अब एक नया तूफ़ान आने वाला है। जब सब चले गए तो अरसलान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अलीज़े के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में वही पुरानी वहशत और बेपनाह गुस्सा रक्स कर रहा था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती अलीज़े, तुम हर किसी से इतनी फ्री क्यों हो जाती हो? अरसलान ने अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए कदरे धीमी मगर इंतहाई ख़तरनाक आवाज़ में पूछा। वो मेरा कज़न है और इसने सिर्फ मेरी मदद की थी। आपको हर बात में गुस्सा करने की आदत है। आप मेरे मालिक नहीं हैं जो हर वक्त मुझ पर अपनी मर्ज़ी चलाते रहें और मुझे सबके सामने यूँ बच्चों की तरह डांटते रहें। अलीज़े की आंखों से ज़ब्त किए हुए आंसू बह निकले और उसने रोते हुए बगावत के अंदाज में अरसलान को जवाब दिया, मालिक नहीं हूँ। अरसलान के होंठों पर एक इंतहाई तल्ख़ मुस्कुराहट उभरी और इसने एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाकर अलीज़े को कदरे सख्ती से दीवार के साथ लगा दिया। बहुत जल्दी जान जाओगी अलीज़े कि तुम पर मेरा कितना हक़ है, इसलिए ध्यान रहे कि आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले। अरसलान ने इसकी आंखों में गहराई से देखते हुए एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा। अरसलान के चेहरे पर इतनी शिद्दत और एक अजीब सा जुनून था कि अलीज़े की सांसें सीने में अटक कर रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरसलान इन मुबहम बातों से क्या साबित करना चाहता है और इसके दिल में ऐसा क्या है जो वो वाज़ेह अल्फाज में नहीं कह रहा। अरसलान ने इसके रोते हुए चेहरे को एक गहरी और सुलगती हुई नज़र से देखा और फिर उसे इसी कशमकश में और शदीद उलझन के भंवर में अकेला छोड़कर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि अलीज़े वहीं खड़ी अपने आंसू साफ़ करती रही और इसके दिल में एक अजीब सी मीठी और परेशान किन उलझन पैदा हो चुकी थी जिसने इसके मासूम जहन को एक नई सोच में डाल दिया था। अरसलान के वो धड़कते हुए अल्फाज अलीज़े के जहन में किसी खूबसूरत उलझन की तरह बस गए थे। वो सुबह सवेरे उठी तो चांद रात की गहमा गहमी और तैयारियों ने पूरी हवेली को अपनी लपेट में लिया हुआ था। अलीज़ा तैयार होकर लाउंज में आई तो कज़न्स का टोला पहले ही वहाँ मौजूद था। फुप्पो जो कि अपने शौहर के दुबई होने की वजह से इस बार सारा रमज़ान और ईद गुजारने बच्चों के साथ हवेली आई हुई थी, वो भी सोफ़े पर बैठी अफ्तारी और रात के खानों की फ़हरिस्त बना रही थी। साद ने अलीज़े को देखते ही मुस्कुराकर उसे अपने पास बैठने का इशारा किया और अपनी साथ वाली कुर्सी खाली कर दी। अलीज़े के कदम एक लम्हे के लिए रुके और उसे अरसलान की वो सख्त वार्निंग याद आ गई जब इसने पार्किंग में साद को सख्ती से टोका था। इसके दिल ने भी गवाही दी कि साद का अंदाज़ वाकई कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक था। अब उसे खुद भी खटकने लगा था। साद मुझे फुप्पो के साथ मिलकर ईद के कपड़े इस्त्री करवाने हैं, तुम लोग बैठो। अलीज़े ने इंतहाई कुदरती और मुंतकी अंदाज में बहाना बनाया और साद को नज़रअंदाज करती हुई सीधा फुप्पो के पास जाकर बैठ गई। साद का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम बुझ गया और वो खफगी से अलीज़े को देखने लगा। अरसलान सीढ़ियाँ उतरते हुए ये सारा मंजर बहुत गौर से देख रहा था और अलीज़े का यह मोहतात अंदाज़ और साद से फासला बनाना देखकर इसके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। इसके चेहरे की वो पुरानी सख्ती और माथे की शिकंजे एकदम से गायब हो गई और इसके होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। वो धीमे कदमों से चलता हुआ नीचे आया और कज़न्स के पास रुककर इनकी बातों में शामिल हो गया, जिस पर सब हैरान रह गए क्योंकि अरसलान का यह खुशगवार मूड उन्होंने बहुत अरसे बाद देखा था। दोपहर के वक्त हवेली का सहन लड़कियों के कहकों और चूड़ियों की खनक से गूंज रहा था। हिरा और अलीज़े सहन में बिछी चारपाई पर बैठी एक दूसरे के
हाथों पर मेहंदी लगा रही थी और फहद पास बैठा इन्हें तंग कर रहा था और इनके डिज़ाइंस में कीड़े निकाल रहा था। इसी दौरान अरसलान हाथ में कुछ फाइलें पकड़े वहाँ से गुजरा तो इसके माथे पर कुछ सोचों के बल थे, मगर इसकी नज़र जैसे ही अलीज़े पर पड़ी तो वो बेसाख्ता इनकी तरफ मुड़ गया और करीब पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है अरसलान भाई, आप इतनी गहमा-गहमी में भी ये फ़ाइलें लेकर घूम रहे हैं? आज के दिन तो काम को ब्रेक लगा दें और हमारे साथ कुछ वक्त गुजारें। फ़हद ने अरसलान के हाथ में फ़ाइलें देकर दोस्ताना अंदाज में कहा। बस कुछ पुराना कचरा है जिसे आज हवेली से हमेशा के लिए साफ़ करना है। अरसलान ने एक गहरी नज़र अलीज़े के मेहंदी लगे हाथों पर डाली और इसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ गई। फुप्पो जो पास ही बैठी सब्ज़ियाँ काट रही थी, उन्होंने भी अरसलान को टोका। वे मुड़िया आज ते सा ले फुप्पो ने रिवायती अंदाज में डांटा और फिर लड़कियों की तरफ मुड़कर बोली, नी कुड़ियों, कदों तक तहाड़ी मेहंदी लगनी है? मेरा भी कोई फैशल वैशल कर दियो, तानू ते बस अपनी तैयारियां भी पाई है। फुप्पो की इस बात पर सब बेसाख्ता हंस पड़े। हाँ हाँ फुप्पो, बस ये अलीज़े की मेहंदी पूरी हो जाए तो आपको बिल्कुल दुल्हन बना देंगे, हिरा ने हंसते हुए जवाब दिया। अरसलान ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा था और इसकी नज़रें बार बार अलीज़े के झुके हुए चेहरे पर ठहर रही थी जो मेहंदी लगवाने में मगन थी। अरसलान को यूँ मुस्कुराता और ख़ुद को इतने गौर से देखता पाकर अलीज़े के गाल शर्म से सुर्ख हो गए। वो दिल में अरसलान की इस खामोश मोहब्बत को महसूस करके उलझन और खुशी के मिले जुले जज्बात का शिकार हो रही थी। शाम ढले जब चांद नज़र आने का शोर मचा तो हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। अलीज़े ने जल्दी से अपने कमरे में जाकर मॉल से ख़रीदा हुआ वो गहरे जामनी रंग का नया जोड़ा पहना जिस पर हल्का सा सुनहरी काम हुआ था। इसने अपने बालों को सादगी से खोलकर सेट किया और हाथों में गोल्डन चूड़ियाँ पहनकर जब वो लाउंज में आई तो वहाँ मौजूद हर शख्स की नज़र इस पर ठहर गई। वो किसी परी की तरह हसीन और दिलकश लग रही थी। अरसलान जो दादाजान के साथ खड़ा किसी मामले पर बात कर रहा था, इसकी नज़र जैसे ही अलीज़े पर पड़ी तो इसके होठों पर मौजूद बात वहीं रुक गई और वो मुकम्मल तौर पर साकत हो गया। इसने अलीज़े को इससे पहले इतने दिलकश रूप में कभी नहीं देखा था और इसकी गहरी सी आंखों में अलीज़े के लिए वो बेपनाह मोहब्बत वाज़ेह तौर पर झलकने लगी जिसे वो हमेशा सख्ती के पर्दे में छुपाता आया था। अलीज़े ने अरसलान की वो गहरी नज़र महसूस की तो इसने जल्दी से नज़रें झुका ली। इसी दौरान फुप्पो किचन से बाहर आई और अरसलान को यूँ बुद्ध बने अलीज़े को तकते देखा तो इनसे रहा न गया। वे अरसलान पुत्र तेरी ते नज़र ही नहीं हट रही कुड़ी, तो मैनू लगता है आज आसमान ते नहीं बल्कि साढ़े लाउंज विच नवा चांद चढ़ गया है। फुप्पो ने मुस्कुराते हुए जगत लगाई तो पूरे लाउंज में कह गूंज उठे। अरसलान एकदम से गड़बड़ा गया और शर्मिंदगी से खनकाते हुए अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। जी फुप्पो, वो मैं ज़रा दादाजान से बात कर रहा था। अरसलान ने जल्दी से बहाने की आड़ ली और कदरे घबराए हुए अंदाज में वहाँ से चला गया, जिस पर सब कज़न से खूब तालियां बजाईं और अलीज़े का दिल खुशी से झूम उठा क्योंकि आज पहली बार उसे अरसलान की आंखों में अपने लिए वो दीवानगी नज़र आई थी जिस पर वो दिल में फ़ख्र महसूस कर रही थी। चांद रात का हंगामा अपने अरूज पर था और सब घर वाले लाउंज और सहन में बिखरे हुए थे। इसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए साद ने खामोशी से अलीज़े के पास आकर कहा कि दादाजान उसे छत पर बुला रहे हैं किसी ज़रूरी काम के लिए। अलीज़े जो इस वक्त बहुत खुशगवार मूड में थी वो बग़ैर कुछ सोचे समझे छत की तरफ चली गई। छत पर कदरे अंधेरा था और वहाँ दादाजान का नामो निशान तक नहीं था। अलीज़े ने जैसे ही मुड़कर वापस जाने का इरादा किया तो साद अंधेरे से निकलकर इसके सामने आ गया और इसने अलीज़े का रास्ता रोक लिया। साद, तुम पागल हो गए हो क्या? हटो मेरे रास्ते से। और दादाजान कहाँ हैं और वो मुझे यहाँ क्यों बुला रहे थे? तुमने झूठ बोला। अलीज़े ने घबराते हुए और पीछे हटते हुए कहा, कोई दादाजान नहीं है यहाँ, मैंने तुम्हें अकेले बुलाया है क्योंकि मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकता। अलीज़े, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें ये अंगूठी सबके सामने पहनाना चाहता हूँ और तुम मना नहीं करोगी। साद ने अपना असली रूप दिखाते हुए जेब से एक अंगूठी निकाली और ज़बरदस्ती अलीज़े का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा और इसके बेहद करीब आ गया। साद, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? छोड़ो मेरा हाथ वरना मैं सबको बुला लूँगी। अलीज़े ने खौफ और गुस्से के मारे साद को पूरी ताकत से धक्का दिया और रोते हुए पीछे हट गई। साद की आंखों में एक अजीब सी खबासत थी और इसने आगे बढ़कर अलीज़े को दोबारा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक किसी ने पीछे से साद के कॉलर को इतनी मजबूती से दबोचा कि इसका सांस रुक गया। इससे पहले कि साद कुछ समझ पाता, अरसलान के एक भरपूर मुक्के ने साद को ज़मीन पर गिरा दिया। अरसलान की आंखों में शदीद गुस्सा था और वो साद पर झपट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके करीब जाने की? अरसलान गुस्से से दहाड़ते हुए साद को मार रहा था। साद का होंठ फट गया था और इसमें से खून रस रहा था। शोर सुनकर दादाजान, ताया, अब्बा और फहद दौड़ते हुए छत पर आ गए।
और इस मंदिर को देखकर दंग रह गए। अरसलान बेटा क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, क्या हो गया है तुम्हें? ताया अब्बा और फहद ने आगे बढ़कर अरसलान को बामुश्किल साथ से अलग किया। बाबा, ये शख्स मासूम बनने का ड्रामा कर रहा है, ये दरअसल हमारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। अरसलान ने हाँफते हुए अपने हाथ में पकड़ी फाइलें दादाजान के हाथ में थमाई। ये इसके वो तमाम सबूत और बैंक की तफसीलात हैं जो ये पिछले कई दिनों से हमारे कारोबार से खर्द बर्द कर रहा है, और आज इसने अलीज़ा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। अरसलान ने सबके सामने साथ का वो कच्चा चिट्ठा खोला जो वो पिछले कई दिनों से जमा कर रहा था। दादाजान ने सबूत देखे तो इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हमें उसे यूं नहीं छोड़ना चाहिए, इसकी तो पुलिस में रिपोर्ट होनी चाहिए, फहद ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहा, जिस पर साथ के होश उड़ गए और वो माफ़िया मांगने लगा। मैं इस पर पुलिस केस करके अपने ख़ानदान की बदनामी नहीं करना चाहता, लेकिन आज के बाद इस शख्स का इस हवेली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दादाजान ने इंतहाई सख्त लहजे में फ़ैसला सुनाया और फहद को इशारा किया कि वो उसे हवेली से बाहर निकाल दे। जब सब लोग साथ को लेकर नीचे चले गए तो छत पर सिर्फ अरसलान और अलीज़े रह गए। अलीज़े वहीं दीवार के साथ लगी रो रही थी। अरसलान का सारा गुस्सा एक लम्हे में गायब हो गया और इसके चेहरे पर बेपनाह फ़िक्र उभर आई। वह आहिस्ता से अलीज़े के पास आया और इंतहाई नरमी और दर्द भरे लहजे में बोला, अलीज़े, रोना बंद करो, अब वो चला गया है। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अरसलान के इस कदर नरम और हकीकत पसंदाना अंदाज ने अलीज़े के दिल की दुनिया बदल दी। अरसलान की भारी मगर दर्द भरी आवाज़ में एक ऐसा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ था जिसने अलीज़े के अंदर के खौफ को एकदम से पिघला दिया। अलीज़े ने रोते हुए बेसाख्ता अपने दोनों हाथ अरसलान के सीने पर रखे और अपना चेहरा इसके कंधे पर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अरसलान एक लम्हे के लिए इस अचानक और मासूम कुर्बत पर साकित रह गया, मगर फिर इसने इंतहाई नरमी और मोहब्बत से अपने मजबूत बाजू अलीज़े के गिर्द लपेट लिए और उसे अपने सीने से लगा लिया। चंद लम्हों तक छत पर सिर्फ अलीज़े की सिसकियों की आवाज़ गूंजती रही और अरसलान खामोशी से इसके सर पर हाथ फेरकर उसे हौसला देता रहा। अचानक अलीज़े को इस बेपनाह कुर्बत और अरसलान के सीने की तेज़ धड़कन का एहसास हुआ तो वो एकदम से घबराकर पीछे हटी। इसके गाल शर्म और हया से दहकने लगे और वो नज़रें चुराने लगी। वो मैं नीचे जा रही हूँ, सब परेशान हो रहे होंगे। अलीज़े ने हड़बड़ाते हुए बामुश्किल ये जुमला अदा किया और मुड़कर तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। अरसलान वहीं खड़ा इसके यूं शर्मा कर भागने के मासूम अंदाज को देखता रहा और इसके लबों पर एक इंतहाई दिलकश और गहरी मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि वो जानता था कि अलीज़े का ये डर अब किसी और ही खूबसूरत जज्बे में बदल रहा है और वो दिन दूर नहीं जब वो मुकम्मल तौर पर इसकी हो जाएगी। अलीज़े तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई नीचे लाउंज में आई तो इसका दिल अभी तक सीने में बुरी तरह धड़क रहा था। इसने जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे ताकि अपने सुर्ख होते गालों और सूजी हुई आंखों को छुपा सके। लाउंज का माहौल साथ के जाने के बाद काफ़ी बोझल और खामोश सा हो गया था और सब घर वाले अपनी अपनी जगह गुमसुम बैठे थे। दादाजान सोफे पर खामोशी से कुछ सोच रहे थे और ताया अब्बा इनके पास खड़े इन्हें तसल्ली दे रहे थे। इतने में टीवी पर अचानक चांद नज़र आने का बाकायदा ऐलान हुआ तो खामोशी का वो तलस्सुम एकदम टूट गया। पप्पो जो किचन के दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी, उन्होंने फ़ौरन आगे बढ़कर माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश की। चलो भाई, जो होया सो होया, हुन ईद दा चंद नज़र आ गया, ये सब गुस्सा ते परेशानी छड़ो ते एक दूजे नूं ईद मुबारक कहो। रब ने सानू एक बड़ी मुसीबत तो बचा लिया है, पप्पो ने मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज़ में कहा तो घर के बाकी अफराद के चेहरों पर भी सुकून और मुस्कुराहट आ गई। हिरा और फहद ने आगे बढ़कर दादाजान और ताया अब्बू को ईद मुबारक कहा और फिर सब कज़न्स एक दूसरे के गले मिलने लगे। अलीज़े भी पप्पो और ताई अम्मी के गले लगी तो ताई अम्मी ने इसका माथा चूमकर उसे ढेरों दुआएं दी। इसी दौरान अरसलान भी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया था और इसकी नज़रें सीधी अलीज़े पर जाकर ठहरी जो हीरा के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरसलान ने सब बड़ों को ईद की मुबारकबाद दी और फिर कज़न्स की तरफ आया। फहद ने आगे बढ़कर अरसलान को गले लगाया और अरसलान की नज़रें अलीज़े से मिली। अजीज़े ने जल्दी से नज़रें झुका लीं और उसके चेहरे पर हया का रंग बिखर गया, मगर अरसलान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे ईद मुबारक कहा, जिसके जवाब में अलीज़े ने सिर्फ सर हिलाकर मुस्कुराहट का तबादला किया। घर का माहौल एक बार फिर खुशियों और चांद रात की रवायती गहमा गहमी में बदल चुका था और साथ का वो कड़वा सच जैसे सब ईद की खुशियों में भुला चुके थे और अब सब कल की तैयारियों के बारे में बातें कर रहे थे। रात का खाना खाकर सब लोग दोबारा लाउंज में जमा हुए तो दादाजान ने अरसलान और तायाबा को अपने पास बैठने का इशारा किया। दादाजान के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और फैसला के तासुर था, जिसे देखकर सब कज़न्स की हंसी मजाक की आवाज़ें खामोश हो गईं और सब मतवज्जा होकर बैठ गए। दादाजान ने गहरी सांस ली और सब की तरफ देखते हुए बिलखुसूस अलीज़े को मुखातिब किया।
अलीज़े बेटा, आज जो कुछ भी हुआ इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और इस हवेली की इज़्ज़त हो, इसलिए तुम्हें एक मुस्तकिल और मजबूत सहारे की ज़रूरत है। दादा जान की इस बात पर अलीज़े का दिल एकदम से धड़क से रह गया और इसने घबरा कर अरसलान की तरफ देखा, जो इंतहाई पुरसुकून अंदाज में बैठा उसे ही देख रहा था। दादा जान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम सब बच्चे शायद इस बात से नावाकिफ़ हो, लेकिन अरसलान और अलीज़े का रिश्ता मैंने बरसों पहले इस वक्त ही तय कर दिया था जब ये दोनों बहुत छोटे थे। अलीज़े बेटा, तुम अरसलान की मंगेतर हो और आज के वाक़े के बाद मैंने अरसलान से बात की है और हमने ये फ़ैसला किया है कि अब हम मज़ीद इंतज़ार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं कल ईद की बाबरकत दिन पर तुम दोनों का निकाह पढ़वाने का ऐलान करता हूँ। दादा जान के इस अचानक और हैरानकुन ऐलान पर लाउंज में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। अलीज़े के चेहरे पर हैरानी आया थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो बचपन से ही इस खड़ूस और रौबदार अरसलान की मलकियत है, जिससे वो सारा दिन लड़ती रहती थी। इसका दिल एक अजीब सी खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात से इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे सबको इसकी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ताई अम्मी ने फ़ौरन आगे बढ़कर अलीज़े को गले लगा लिया और खुशी से रोते हुए उसे प्यार किया कि इनकी पसंदीदा बच्ची अब इनकी बहू बनने वाली है। पप्पो ने भी तालियां बजाते हुए खुशी का बेसाख्ता इजहार किया। हाय मैं सदके जावा, मैनू तो पहला ही पता। चलो बई हुण कल दी वड्डी तैयारी करनी है, सारे काम छड़ो तो विआह की तैयारी फड़ो। पप्पो की इस बात पर फ़हद और हिरा भी मुस्कुरा दिया और उन्होंने अरसलान को मुबारकबाद देना शुरू कर दी, जबकि अलीज़े बस नज़रें झुकाए अपने सूख दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों में उलझाती रही और इसके दिल में मोहब्बत के नए गुलाब खिलने लगे। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और हवेली के सब लोग कल के अचानक टिका की तैयारियों में मस्त लग गए, अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अलीज़ा अपने कमरे के आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट और हया का रंग था, जो अरसलान के नाम की वजह से आया था। अचानक इसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई और इस पर अरसलान का मैसेज चमका, जिसमें लिखा था कि वो अभी इसी वक्त छत की सीढ़ियों के पास राहदारी में इसका इंतज़ार कर रहा है। अलीज़े के दिल की धड़कनें एक बार फिर बेकाबू हो गई। इसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और दबे कदमों कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियों के पास राहदारी की मध्यम रोशनी में अरसलान दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था और इसकी नज़रें सीढ़ियों पर ही जमी थी। अलीज़े को देखते ही वो सीधा खड़ा हो गया और इसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी और बेबसी थी, जो अलीज़े ने पहले कभी नहीं देखी थी। अलीज़े, दादा जान ने आज जो भी फैसला सुनाया है वो वाकई बहुत अचानक है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। अरसलान ने कदरे धीमे और पुरकशिश आवाज़ में बात शुरू की। मैं तुमसे ये पूछने के लिए बेचैन था कि क्या तुम दादा जान के इस फैसले से वाकई खुश हो या ये सब मजबूरी में कबूल कर रही हो। अगर तुम इस रिश्ते के लिए दिल से तैयार नहीं हो तो मैं दादा जान से बात कर लूँगा। मैं तुम्हें किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती में नहीं बांधना चाहता। अरसलान के इस कदर नरम और हकीकत पसंदाना अंदाज ने अलीज़े के दिल में इसकी इज़्ज़त और मोहब्बत को मज़ीद बढ़ा दिया। अलीज़े ने धड़कते दिल के साथ नज़रें उठाकर एक लम्हे के लिए अरसलान की इन गहरी और मुंतज़र आंखों में देखा, जिनमें इसके लिए दुनिया भर की मोहब्बत सिमटी हुई थी। अलीज़े के होठों पर एक इंतहाई प्यारी और शर्मीली सी मुस्कुराहट उभरी और इसने कुछ भी कहने के बजाय नज़रें झुकाकर इस बात में सर हिला दिया। इसकी ये खामोशी और हया से झुकी हुई नज़रें अरसलान के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत इकरार था। अरसलान के चेहरे की वो सारी बेबसी और परेशानी एकदम से गायब हो गई और वहाँ एक इंतहाई फातिहाना और पुरसुकून मुस्कुराहट ने जगह ले ली। तुम्हारी ये खामोशी और ये मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। अलीज़े, जाओ अब जाकर सो जाओ, क्योंकि कल का दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे तवील और ख़ूबसूरत दिन होने वाला है। अरसलान ने इसकी आंखों में देखते हुए इंतहाई मोहब्बत से कहा, जिस पर अलीज़े का दिल खुशी से झूम उठा और वह तेज़ी से मुड़कर मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। जबकि अरसलान देर तक इसके जाने के रास्ते को बेपनाह मोहब्बत से देखता रहा। ईद की रोशन और फरहत बख्श सुबह हवेली के दरो दीवार पर खुशियों का रंग बिखेर रही थी और हर तरफ एक दिलफरेब सी गहमागहमी उरूज पर थी। अलीज़े ने अपने कमरे में खड़े होकर आईने में अपना अक्स देखा तो वो खुद भी अपनी दिलकशी पर एकदम चौंक सी गई। इसने ईद की मुनासिबत से नहायत नफीस कढ़ाई वाला वो ख़ास चूड़ा सेफ्टन किया था, जिसकी रनाई इसके हसन को चार चांद लगा रही थी। वो नरम कदमों से चलती हुई लाउंज में पहुंची तो वहाँ पहले से ही कज़न्स की चहचहाहट गूंज रही थी और दादा जान अपने मखसूस सोफे पर बैठे ईद बांटने के रिवायती अमल का आगाज़ कर चुके थे। दादा जान ने फ़हद और हिरा को ईदी दी और फिर अलीज़े को सबसे भारी ईदी थमाई, जिस पर फ़हद ने हस्बे मामूल मुँह बतोड़ते हुए कहा, दादा जान, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अलीज़े को हमेशा हमसे ज़्यादा ईदी क्यों मिलती है? तो हन बड़ा हो गया ए कमाया करते मैनू ईदी दिया कर।
ते साडे घर दी रौनक है, ओनू ते सब तो वधिया ईदी मिलनी चाहिए है। दादा जान ने फहद को प्यार से झटकते हुए खालिस पंजाबी में जवाब दिया तो पूरा लाउंज कह उनसे गूंज उठा। ताया अब्बा और ताई अम्मी के बाद आखिर में बारी इस हवेली के सबसे रौबदार इंसान यानी अरसलान की आई, जो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक तरफ खड़ा ये सब मनाजिर देख रहा था। अरसलान भाई, अब आपकी बारी है, जल्दी से अपनी जेब ढीली करें, फहद ने अरसलान के करीब जाते हुए शरारत से कहा। अरसलान ने बड़े सुकून से अपनी जेब से कुछ लिफाफे निकाले और बारी बारी फहद और हिरा को थमा दिए, जिन्होंने खुशी से अरसलान का शुक्रिया अदा किया। अब अलीज़े की बारी थी, जिसने रमज़ान के आखिरी अशरे में दावा किया था कि वो अरसलान से सबसे भारी ईदी लेकर दिखाएगी। अलीज़े ने सीने पर हाथ बांधे और इंतहाई चैलेंजिंग नज़रों से अरसलान की तरफ देखा। अरसलान धीमे और पुरवकार कदमों से चलता हुआ अलीज़े के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और इसकी सयाह गहरी आंखों में एक अजीब सी शरारत नाच रही थी। ये लो अलीज़े, तुम्हारी ईदी। अरसलान ने एक बंद और बज़ाहिर भारी सा लिफाफा अलीज़े की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अलीज़े ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ फहद और हिरा की तरफ देखा और फिर जल्दी से वो लिफाफा अरसलान के हाथ से लेकर उसे खोलने लगी। देखा, तुम दोनों को मैंने कहा था ना कि मैं अरसलान भाई से ईदी निकलवा कर ही रहूँगी। अलीज़े ने खुशी से चहकते हुए लिफाफे के अंदर झाँका तो इसके चेहरे की वो सारी मुस्कुराहट एकदम से हवा हो गई। वो खूबसूरत लगने वाला लिफाफा अंदर से बिल्कुल खाली था और इसमें कोई नोट मौजूद नहीं था। ये क्या है? ये लिफाफा तो बिल्कुल खाली है, अलीज़े ने सदमे और शदीद खफगी से भरपूर आवाज़ में अरसलान को देखते हुए कहा। अरसलान के होठों पर एक शरारती और फातिहाना मुस्कुराहट उभरी और इसने बड़े सुकून से जवाब दिया कि तुमने शर्त लगाई थी कि तुम मुझसे भारी ईदी लोगी, मगर इसके अंदर ईदी होनी चाहिए, ये तो तुमने बताया ही नहीं था। अरसलान के इस मासूम बरजस्ता जवाब पर लाउंज में मौजूद फहद और हिरा बेसाख्ता हंस पड़े। ओए होए अलीज़े बीबी, तुम्हारे तो सारे दावे धरे के धरे रह गए। अरसलान भाई को तो तुम्हारी शर्त का पहले से ही पता था, ये तो मोए मोए हो गया। फहद ने पेट पकड़कर हंसते हुए अलीज़े का खूब तमस्कर उड़ाया। अलीज़े का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से बिल्कुल सुर्ख हो गया था और उसे सबके सामने अपना यूँ मजाक उड़ना बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रहा था। आप दुनिया के सबसे खड़ूस इंसान हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अलीज़े ने गुस्से से पाँव पटके और वो खाली लिफाफा अरसलान की तरफ उछालकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भाग गई, जबकि अरसलान वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा और पुप्पो ने उसे हल्का सा टोका। अरसलान, तू भी कुड़ी नूं तंग करन दा कोई मौका नहीं छड़दा, जा हुण ओनू मना के लिया, आज ईद दा दिन है। अलीज़े शदीद गुस्से में भरी हुई अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। कितना जालिम इंसान है, कल रात इतनी मोहब्बत भरी बातें कर रहा था और आज सबके सामने मुझे खाली लिफाफा देकर मेरी बेइज्जती कर दी। मैं भी इससे बात नहीं करूँगी। अलीज़े दिल में बड़बड़ा रही थी और अरसलान को कोस रही थी। अचानक इसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी, जहाँ इस लिफाफे का एक छोटा सा फटा हुआ हिस्सा रह गया था जो इसने गुस्से में उछाला था। इसे गौर से देखा तो इस टुकड़े के अंदर एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची दबी हुई थी। अलीज़े ने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए और तज्जुज़ के मारे इस पर्ची को खोला तो इसके अंदर अरसलान की जानदार लिखाई में एक पैगाम दर्ज था। अगर अपनी असली और सबसे भारी ईदी चाहिए तो अभी के अभी छत पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये तहरीर पढ़ते ही अलीज़े का सारा गुस्सा एक अजीब सी मीठी उलझन और बेताबी में बदल गया और इसके दिल की धड़कनें एक बार फिर बेकाबू होने लगी। एक पल के लिए इसे सोचा कि वो नहीं जाएगी, मगर दूसरे ही पल इसके कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ उड़ गए, क्योंकि वो अरसलान से इस बेइज्जती का हिसाब लेना चाहती थी। वो राहदारी से बचती बचाती और दबे कदमों चलती हुई छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और धड़कते दिल के साथ छत पर पहुंच गई। छत पर धूप की हल्की हल्की तपिश थी और दीवार के साए में अरसलान दोनों हाथ सीने पर बांधे इंतहाई पुरसुकून और दिलकश अंदाज में मुस्कुराता हुआ इसका इंतज़ार कर रहा था। अलीज़े को देखते ही इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई और वो सीधा खड़ा हो गया। आपको क्या लगता है, आप मुझे सबके सामने रुसवा करके और खाली लिफाफा देकर बाद में पर्चियों से मना लेंगे तो मैं मान जाऊंगी? मुझे आपसे कोई ईदी नहीं चाहिए। अलीज़े ने छत पर पहुंचते ही अरसलान पर गुस्सा और खफगी से वार किया और उल्टे कदमों वापस जाने लगी। अरसलान ने बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और उसे एक ही झटके से खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। अलीज़े के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और वो सीधी अरसलान के मजबूत सीने से जा टकराई। अरसलान ने इसका हाथ नहीं छोड़ा और अपना दूसरा बाजू इसकी कमर के गिर्द लपेटकर उसे मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में कैद कर लिया। इतनी जल्दी क्या है अलीज़े बीबी, अभी तो तुमने अपनी शर्ट के मुताबिक मुझसे ईदी लेनी है। अरसलान ने इसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुकते हुए इंतहाई मदहोश के और शरारती लहजे में कहा। अलीज़े की सांसें अरसलान की इस अचानक और शदीद कुर्बत पर सीने में अटक कर रह गईं और इसके गाल शर्म से दहकने लगे। छोड़ें, कोई आ जाएगा। अलीज़े ने घबराते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की,
मगर अरसलान की गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। कोई नहीं आएगा, और वैसे भी आज शाम तुम ऑफिशियली मेरी होने वाली हो, अब मुझसे डरने और भागने की ज़रूरत नहीं है, अरसलान ने इसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। और फिर आहिस्ता से इसका दायां हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुमने दावा किया था ना कि तुम मुझसे सबसे भारी ईदी लोगी, तो फिर बताओ इस इतनी भारी ईदी के बदले में तुम मुझे क्या दोगी? अरसलान ने एक अजीब से दीवानगी भरे अंदाज में पूछा। अलीज़े को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इसकी नज़रें बस अरसलान की इन गहरी आंखों में उलझ कर रह गई थी। अरसलान ने अपनी जेब से एक इंतहाई खूबसूरत और चमकती हुई हीरे की अंगूठी निकाली, जिसकी चमक धूप में और भी ज़्यादा दिलकश लग रही थी। इससे पहले कि अलीज़े कुछ समझ पाती, अरसलान ने वो कीमती अंगूठी अलीज़े की उंगली में पहना दी। ये तुम्हारी असली ईदी है अलीज़े, शर्ट तुम जीत गई हो, लेकिन अपना दिल तुम हार चुकी हो। अरसलान ने अंगूठी पहनाते हुए इंतहाई धीमी आवाज़ में मोहब्बत का इकरार किया। अलीज़े के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई, और इसने अपनी उंगली में चमकती इस बेपहा और कीमती ईदी को देखा तो इसकी आंखों में खुशी और मोहब्बत के आंसू तैरने लगे। कुछ देर बाद जब अलीज़े अपने दिलकश जोड़े और उंगली में चमकती अरसलान की दी हुई और इस निशानी के साथ छत से नीचे उतरी, तो इसका चेहरा खुशी और हया से दमक रहा था। अरसलान भी इसके पीछे पीछे इंतहाई पुरसुकून और फातिहाना अंदाज में लाउंज में आ गया। कज़न्स का टोला अभी तक वहीं बैठा ईद की गपशप में मसरूफ़ था, और फहद की नज़र अचानक अलीज़े के हाथ पर पड़ी, जहाँ वो हीरे की अंगूठी दूर से ही चमक रही थी। ओए, ये क्या है अलीज़े तुम्हारे हाथ में? ये अंगूठी कहाँ से आई? फहद ने हैरत से उछलते हुए पूछा। तो सबकी नज़रें अलीज़े के हाथ पर जम गईं। हेरा ने जल्दी से आगे बढ़कर अलीज़े का हाथ पकड़ा, और वो अंगूठी देखकर खुशी से चीख उठी कि वाओ अलीज़े, ये तो बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग है। कहीं अरसलान भाई ने तो नहीं दी तुम्हें? अलीज़े ने शर्माते हुए नज़रें झुका लीं और उस बात में सर हिला दिया, जिस पर लाउंज में एक बार फिर शोर मच गया। ओए होए, अरसलान भाई मान गए आपको सबके सामने खाली लिफाफा और अकेले में डायमंड की अंगूठी? ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है। अब तो इस भारी ईदी की खुशी में सबको ट्रीट मिलनी चाहिए। फहद ने अरसलान के कंधे पर हाथ मारते हुए शरारत से कहा। अरसलान ने मुस्कुराते हुए अलीज़े की तरफ देखा और बोला, ठीक है, आज रात निकाह के बाद मेरी तरफ से तुम सबको पिज़्ज़ा पार्टी मिलेगी, अब खुश हो जाओ। अरसलान की इस बात पर सब कज़न्स ने खुशी से तालियां बजाईं और ईद का मज़ा दोबारा हो गया। इसी दौरान फुप्पो भी हाथ में चाय की ट्रे लिए अंदर आई, और ये सारा माजरा सुनकर अपना रिवायती पंजाबी तड़का लगाने से बाज ना रही। हाय मैं सबके जावा अरसलान पुत्र, आज रात पिज़्ज़ा दे नाल नाल सानू तेरी खुशी दा भंगड़ा भी वेखण नूं मिलेगा। फुप्पो की इस बात पर पूरे लाउंज में एक बार फिर कह गूंज उठे, और अलीज़े शर्माकर हीरा के पीछे छुप गई, जबकि अरसलान बस मुस्कुराता हुआ अपने घर वालों की इस खुशी और मोहब्बत को दिल में महसूस करता रहा, और उसे अब बेसब्री से शाम होने का इंतज़ार था, जब अलीज़े हमेशा के लिए इसके निकाह में आने वाली थी। ईद का खूबसूरत दिन अपनी तमाम तर मुसरतों और रानाइयों के साथ आहिस्ता आहिस्ता ढल चुका था, और शाम के साए गहरे होते ही हवेली को किसी नई नवेली दुल्हन की तरह बरकी कमकमों और मोतिया के ताज़ा फूलों से सजा दिया गया था। हर तरफ फैली फूलों की दिलावेज महक और रोशनियों का दिलफरेब रक्स इस बात का बाकायदा ऐलान कर रहा था कि आज इस पुरवकार घराने की सबसे लाडली बेटी हमेशा के लिए अपने महरम के नाम होने वाली है। अलीज़े अपने कुशादा कमरे में आईने के सामने बैठी दिल में अपने रब कायनात का शुक्र अदा कर रही थी। इसने इंतहाई खूबसूरत और रिवायती सुर्ख रंग का उरूसी जोड़ा जेब तन कर रखा था, जिस पर सुनहरी तारों और दबके का इंतहाई नफीस और कमाल काम दमक रहा था। इसका निखरा हुआ सरापा और शर्म से झुकी हुई निगाहें उसे सचमुच आसमान से उतरी। हीरा और फुप्पो इसके इर्द गिर्द घूमकर सदके वारी जा रही थी और उसे मज़ीद संवारने और इसकी नज़रें उतारने में मगन थी। फुप्पो बार बार इसके माथे को चूमती और दुआएं देती कि अल्लाह पाक इस नाजुक सी बच्ची के नसीब बहुत चंगे करे। थोड़ी ही देर में ताई अम्मी कमरे में दाखिल हुई और अलीज़े का माथा चूमकर उसे अपने साथ नीचे लाउंज में ले गई, जहाँ ख़ानदान के तमाम बड़े और करीबी अजीज़ व अकारिब पहले से ही मौजमा हो चुके थे। अरसलान सफ़ेद रंग के इंतहाई शानदार और बावकार लिबास में मलबूस दादाजान के पहलू में बैठा और इसकी गहरी नज़रें बेताबी से सीढ़ियों की तरफ ही लगी हुई थी। जैसे ही अलीज़े सुर्ख दुपट्टे के साए में हयात से नज़रें झुकाए नीचे उतरी तो अरसलान की धड़कनें एक लम्हे के लिए थम सी गईं। इसका दिल चाहा कि वह दुनिया की सारी निगाहों से छुपाकर अपनी इस बेशकीमत मता को हमेशा के लिए अपने दिल में उतार ले। निकाह ख्वाह ने बाकायदा खुतबा पढ़ा और फिर जब अलीज़े ने से इसकी ज़िंदगी के इस अहम तरीन फ़ैसले की रजामंदी पूछी गई तो इसने धड़कते दिल और लरसती हुई मधम आवाज़ के साथ 3 बार कबूल है कहकर ख़ुद को हमेशा के लिए अरसलान की मोहब्बत और इसकी अब्दी मलकियत के सुपुर्द कर दिया। अलीज़े के इकरार के साथ ही हवेली का कोना कोना
मुबारकबादों और खुशी के कहकों से गूंज उठा। अरसलान ने जब कबूल है कहा तो इसकी भारी और पुरसुकून आवाज़ में छुपी हुई वो सदियों की प्यास और वालहाना मोहब्बत वहाँ मौजूद हर शख्स ने बड़ी शिद्दत से महसूस की। निकाह के बाद सब ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और रस्मों का एक खूबसूरत और ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। रस्मों और मुबारकबादों के फ़ौरन बाद फ़हद ने अपना वो पुराना वादा याद दिलाया और अरसलान से पिज़्ज़ा पार्टी का पुरज़ोर मुतालबा कर दिया, जिस पर अरसलान ने हंसते हुए अपना हाथ खड़ा करके अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। सब कज़न्स खुशी से शोर मचाते हुए मिलकर हवेली के कुशादा लॉन में चले गए, जहाँ पहले से ही पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स का एक शानदार और भरपूर इंतज़ाम किया गया था। रात की इस ठंडी और दिलकश फ़िज़ा में सब कज़न्स खूब मस्तियाँ कर रहे थे और फ़हद के नित नए लतीफ़ों पर सब हंस हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे। इस सारे शोर शराबे और हंगामे के ऐन बीच अरसलान और अलीज़े कदरे फासले पर बैठे थे, मगर इनकी नज़रें एक दूसरे से वो खामोश और प्यारी सी गुफ्तगू कर रही थी जो कभी लफ्ज़ों की मोहताज ही नहीं होती। अरसलान की गहरी आँखों में आज कोई रौब या पुरानी सख्ती नहीं थी, बल्कि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अलीज़े के लिए एक बेपनाह चाहत और सुकून था। अलीज़े जब भी चोरी छुपे अपनी पलकें उठाकर उसे देखती तो अरसलान को ख़ुद पर ही निगाहें जमाए पाती, जिससे इसके गालों पर हया की सुर्खी मज़ीद गहरी हो जाती और वो जल्दी से अपनी नज़रें चुराकर दुपट्टे के किनारे को उंगलियों में उलझाने लगती। अरसलान दिली दिल में इस मकसूर के लम्हे को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा मान चुका था। पार्टी ख़त्म होने के बाद जब सब लोग थक हार कर अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे तो हिरा और फ़हद ने अलीज़े को खूब छेड़ते हुए अरसलान के कमरे तक छोड़ा और हंसते हुए वहाँ से भाग गए ताकि इन दोनों को तन्हाई मिल सके। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था और हवेली में एक मुकम्मल और पुरसुकून खामोशी का राज था। अरसलान जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ सुर्ख गुलाबों और मोतिया की मिली जुली मदहोश की खुशबू फैली हुई थी, जिसने माहौल को मज़ीद रोमानवी बना दिया था। अलीज़े बिस्तर के ऐन दरमियान सुर्ख रूसी जोड़े में सिमटी हुई हया से सुर झुकाए बैठी थी और इसके वजूद से उठती महक अरसलान के होश उड़ा रही थी। अरसलान ने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और धीमे कदमों से चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। अरसलान की कुर्बत महसूस करते ही अलीज़े के दिल की धड़कनें एक बार फिर बेतरतीब होने लगीं और इसकी उंगलियां घबराहट से कांपने लगीं। अरसलान ने बेहद नरमी और एहतियात से अपने मजबूत हाथ अलीज़े के लरसते हुए हाथों पर रखे और इन्हें अपने हाथों के महफूज हसान में ले लिया। अलीज़े ने डरते डरते अपनी नज़रें उठाई तो अरसलान का चेहरा मोहब्बत के एक अनोखे और गहरे रंग से दमक रहा था। अरसलान ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर बहुत नरमी से अलीज़े का चेहरे पर ऊपर उठाया और इसकी आंखों की अथाह गहराइयों में झांकते हुए इंतहाई धीमी और महसूर किन आवाज़ में बोला, तुम नहीं जानती अलीज़े, तुम मेरे लिए क्या हो। बचपन से लेकर आज तक तुम मेरी वाहिद सोच और मेरी वाहिद तलब रही हो और मैं अपने इस रौब और सख्ती के पर्दे में हमेशा तुम्हारी मोहब्बत को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा है ताकि कोई तुम्हें मुझसे छीन ना सके। अलीज़े की आंखों में अरसलान का ये वालहाना और सच्चा इकरार सुनकर खुशी के शफाफ आंसू तैरने लगे। मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे किसी तल्ख रवैये या गुस्से ने तुम्हें कभी दुख दिया हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अरसलान ने इसके आंसू अपने अंगूठे से साफ़ करते हुए मज़ीद कहा। अलीज़े ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया और इसकी आंखों में अरसलान के लिए वो मुकम्मल एतबार और बेपनाह चाहत थी जिसकी अरसलान को हमेशा से तलाश थी। इन दोनों के दरमियान बचपन से चलने वाली वो सारी पुरानी नोक झोंक, वो खफगी और वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ आज इस खुशबूदार रात में एक बेहद खूबसूरत और अटूट मोहब्बत में ढल चुकी थी। अरसलान ने बेपनाह मोहब्बत और अकीदत से इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए और यूँ इनका ये खूबसूरत सफ़र तमाम तर उलझनों और शरारतों के तूफ़ान से गुज़रता हुआ एक
नहायत ही यादगार अंदाज में अपनी तकमील को पहुंच गया, जहां मोहब्बत का रक़्स जारी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें कहानी को। अल्लाह हाफ़िज़।